नमस्कार दोस्तों। क्या अभी तक तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आखिर पढ़ाई कैसे किया जाता है। दोस्तों, हम हमेशा बोलते हैं आप खुद से क्वेश्चन क्रिएट करना सीखो। जब खुद से क्वेश्चन क्रिएट करना सीखेंगे तभी तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है। यानी कि दोस्तों, जब आप इस तरह पढ़ाई करेंगे तो सामने वाला जो बोल रहा है उसके दिमाग को आप पकड़ पाएंगे। यानी कि जब आप टेस्ट लगाएंगे या सेट देंगे या मुख्य एग्जाम पर बैठेंगे तो दोस्तों आखिर जो क्वेश्चन सेट किया है आखिर वो बोल क्या रहा है, वो हमसे कह क्या रहा है, ये चीज आपके अंदर कब आएगा पता है? जब आप इस व्यू से पढ़ेंगे कि नहीं, खुद से क्वेश्चन क्रिएट करना है, इसमें कौन कितना क्वेश्चन निकल सकता है, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। इस हिसाब से जब आप पढ़ाई करेंगे तभी आपके अंदर कुछ डेवलप होता है। और इस तरह से आप अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो यकीन दिलाते हैं हम आपको, इस तरह से करके देखिए आगे चल करके आप सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक शिक्षक भी बन सकते हैं। दोस्तों, आप पढ़ाई ही करते हैं, हाँ हमेशा बोलते हैं उस तरह से कीजिए, उस तरह से कीजिए ताकि जब एग्जाम आए, यानी कि जब आप कोई वैकेंसी आ जाती है तो उस टाइम आपको ये सोचना ही नहीं पड़े कि एलपी के लिए हमको पढ़ना क्या है। बताओ एलपी के लिए क्या पढूं, एनटीपीसी के लिए क्या पढूं, ग्रुप डी के लिए क्या पढूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो टॉप सीक्रेट आदमी होता है, यानी कि आप लोग देखते होंगे इसका एसएससी में भी रिजल्ट हो गया, ग्रुप डी में भी रिजल्ट हो गया, एनटीपीसी में भी रिजल्ट हो गया, एलपी में भी रिजल्ट हो गया। उस कैंडिडेट से मिलिए जाके, उससे पूछिए क्या भैया आपने एलपी के लिए तैयारी किए थे या एनटीपीसी के लिए तैयारी किए थे या फिर कैसे? तो दोस्तों पता है उसका जवाब क्या मिलेगा? भाई सबका सिलेबस एक ही है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अपने रिजल्ट होगा। एसएससी में भी होगा, एनटीपीसी में भी होगा, ग्रुप डी में भी होगा, एलपी में भी होगा। तो दोस्तों आप उस तरीके से पढ़ाई कीजिए। और एक चीज और, अगर नहीं दिमाग कम करता है ना, अगर मन करता है नहीं पढ़े तो थोड़ा सा बाहर निकल करके ना स्टेशन में घूम लीजिएगा या कहीं रेलवे पटरी के किनारे, हाँ देखिएगा किस तरह छोटा छोटा बच्चा सब कटोरा में लेकर के मांगते रहता है। पता है वो क्यों करता है? हाँ, इसीलिए बोलते हैं। कभी चाय दुकान पे जाते होंगे आप लोग, चाय दुकान पे बैठते हैं, चाय दुकान पे ज्यादातर 80% जो कैंडिडेट होता है चाय बनाने वाले, वो उसमें 18 वर्ष से भी कम उम्र का लड़का होता है। दोस्तों इसीलिए बोलते हैं अगर आप सच में सरकारी जॉब चाहते हैं और वो भी आज के डेट में, तो इतना टाइम दो और ऐसा टाइम लगाओ कि वही टाइम जो है ना, मतलब आपका बर्बाद ना हो। यानी कि आप देख रहे हैं कि सालों साल, 2 साल 3 साल 4 साल जाकर के कंटिन्यू तैयारी करते हैं और उसके बाद एक वैकेंसी आती है। दोस्तों अगर उसके बावजूद भी अगर वो आपके हाथ से फिसल जाता है तो हम कहेंगे यही, आप जो है ना पढ़े ही नहीं हैं। अगर आप सही से पढ़ाई करेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। हम हमेशा बोलते हैं किसी भी सिलेबस को, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, कंटिन्यू बराबर प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज फॉलो करना है। देखो आप कैसे एग्जाम, अरे एग्जाम कौन पूछता है, हम बोले ना आप पढ़ा सकते हैं किसी को, और हम जैसा कि अभी आपको पढ़ा रहे हैं आपको भी पता चल गया होगा हाँ कि भैया कैसे पढ़ा, हम कैसे पढ़े होंगे। हाँ, ये चीज आप करके नहीं देखे होंगे, हमको पता है आप ऐसे नहीं पढ़े हैं। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, अगर आप लंबा दिन से कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लिए होते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई करो। हम हमेशा आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। दोस्तों अब बात को समझो, आपको हम सिखाना चाहते हैं। अरे हमको क्या है, आपके पास सोल्यूशन नहीं है क्या? आपके पास भी सोल्यूशन है, हाँ सबके पास सोल्यूशन है। 100% कंपटीशन में जितने लड़का है सबके पास सोल्यूशन है, लेकिन ये 100% सच्चाई भी है। पढ़ने ही नहीं आता है, जिसको पढ़ने आता है सर वो रुकता भी नहीं कहीं, उसको सिलेक्शन होना उसका तय है, उसको रोक नहीं पाएगा कोई, ठीक ना। तो आइए आज का क्लास देखिए और कुछ स्थानीय पावर जैसा कि हम कल पढ़ा रहे थे, स्थानीय पावर लेकर के आए हैं। और यहां से क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हम बोलते हैं क्वेश्चन देखने के लिए आपको किसी भी एग्जाम पर मिलेगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हम हमेशा बोलते हैं दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को मत छांटिए। अरे लड़का लोग कितना मतलब कि दिमाग से पैदल है, कमेंट करता है भैया आपको पता है एनटीपीसी के लिए कैसा क्वेश्चन रहता है, ग्रुप डी के लिए कैसा क्वेश्चन रहता है, भैया एलपी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एलपी के लिए कौन सा बुक लूं। अरे गधा, पहले ही बताओ एलपी के लिए जो बुक लिखा है वो स्पेशल एलपी के लिए लिखा है, वो क्वेश्चन एनटीपीसी में नहीं आ सकता है, वो क्वेश्चन एसएससी जीडी में नहीं आ सकता है। फालतू बात करते हो यार, पढ़ाई करो मन से, ठीक ना। तो आइए आज देखते हैं क्लास हम लोग। हाँ, स्थानीय पवन, जैसा कि बोले स्थानीय पवन हम लोग पढ़ रहे थे अभी लुसान में, लुसान ही है, ठीक ना। पेज नंबर वही 93 है, निकाल लीजिएगा सब्जेक्टिव का, ठीक ना। इसमें स्थानीय पवन का मतलब इसमें इसका डिफिनेशन की जरूरत है नहीं। स्थानीय मतलब जो कंटिन्यू वहीं पर चलता है, उसी जगह पर चलता है। ये नहीं कि आज यहाँ भारत में चल रहा है कल वहाँ अमेरिका में भी वो हवा चलेगा, यही पवन चलेगा।
समझ रहे ना, या भारत में ही किसी एक हिस्से में बह रहा है तो दूसरे हिस्से में बहेगा, ऐसा नहीं, मतलब कंटिन्यू उसी जगह पे, समझ रहे ना, इसीलिए उसका नाम स्थानीय पवन रखा गया है। उसमें से कुछ पवन है, जैसे चिनूक है, ठीक है, चिनूक है, दूसरा है फान है, तीसरा है हरमट्टन है, चौथा है सिराको है, ठीक ना, और आगे भी है लेकिन फिलहाल हम लोग इतना देखेंगे। तो चिनूक पवन जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन कि कहां पे पाया जाता है। दोस्तों ये अमेरिका और कनाडा में, संयुक्त रूप से ये अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है, वो भी रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल से उतरता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, चिनूक पवन जो है यह अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है, ठीक ना, और ये जो उतरता है कहां से उतरता है, रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल से, मतलब कि अरे हर चीज का एक दिशा होता है ना, आप पर्वत पे भी चढ़ेंगे ना तो उसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण निकलता है, तो वही कहता है कि रॉकी पर्वत श्रेणी जो है उसके पूर्वी ढाल से वो नीचे उतरता है, नीचे, ठीक ना, उसके बाद स्तर पर चलता है इसे, ठीक ना। तो ये हवा जो होता है शुष्क और गर्म और शुष्क होता है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। पूछेगा चिनूक पवन जो होता है कैसा होता है, बोलिए गर्म और शुष्क होता है। लाभदायक के रूप में अगर देखा जाए दोस्तों कि इसका लाभ क्या है, तो बोलता है पशुपालकों के लिए, यानी कि पशुपालक वहां का जो चरवाहा होते हैं, गाय भैंस जो चराते हैं, उसको बड़ी फायदा होता है, समझ रहे हैं ना। वो कैसे, देखो ये जो पूर्वी ढलान से, राखी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढलान से उतरता है, आप देख रहे हैं इसकी प्रकृति जो है गर्म है और शुष्क है। ये क्या करता है, वहां पर जो बर्फ बैठा रहता है जमीन पर या घास पर, उसको क्या करता है, पिघला देता है, पिघला करके क्या करता है, पानी के रूप में बहा देता है। तो घास क्या होता है, ऊपर आ जाता है। घास जब ऊपर आ जाता है तो वहां का जो ये पशु सब है उसको, मतलब उसका भोजन के रूप में उसको क्या करता है, भोजन कर लेता है। तो वही कहता है कि पशुपालकों के लिए बड़ी ही लाभदायक है चिनूक पवन, ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं, आगे है फान, ठीक है, फान यह आल्पस पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल से उतरता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फान जो है आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग से, हाँ ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी ढाल से था, यह उत्तरी ढाल से, ठीक ना। इसकी प्रकृति जो है वो गर्म है और शुष्क है, गर्म है और शुष्क है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है दोस्तों वो स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक प्रभाव, यानी कि ये जो फान पवन है, ये तो देख रहे हैं आप कि आल्पस पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल से उतर रहा है, इसकी प्रकृति गर्म और शुष्क है, लेकिन कहा है क्या, इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है वो स्विट्जरलैंड में है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, इसका भी जो अगर लाभ के रूप में देखा जाए तो इसका लाभ क्या है, तो कहा रहा क्या, पशुपालकों के लिए वही काम करता है। दोस्तों जब ये यहाँ पर जो है, मतलब आल्पस पर्वत श्रेणी की जब उत्तरी ढाल से ये उतरता है, तो वहां पर उत्तरी ढाल से उतरा, देखो ये पर्वत श्रेणी है, ठीक है, यहां से ये उत्तरी ढाल से उतरा, उसके बाद कहां जाएगा, ये स्थल पर आएगा। तो स्थल पर जो मतलब बर्फ गिरा हुआ होता है, ये जो घास पर जम जाता है, बर्फ घास पर जम जाता है, उसको क्या करता है, बर्फ को पिघला देता है। वही काम कर रहा है दोस्तों, पिघला दिया यानी पानी के रूप में बहा दिया, तो घास ऊपर आ गया, तो पशु क्या करता है, उसको अपने भोजन के रूप में उसको ले लेता है। तो दोस्तों इस तरह से पशुपालकों के लिए बड़ी ही लाभदायक है फान पवन भी, ठीक ना। और एक चीज है, अंगूर जल्दी पकाता है, ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी पवन का उपयोग अंगूर को जल्दी पकाने में किया जाता है, या निम्न में से कौन सा पवन अंगूर को जल्दी पकाता है, या निम्न में से किस पवन से अंगूर जल्द पक जाता है। तो कौन सा पवन है दोस्तों, फान है। क्या है, फान है। इस तरह से आप लोग जब पढ़ेंगे ना, यकीन मानिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं दोस्तों, मेहनत अगर इस तरह से करेंगे तो आपका प्रत्येक एग्जाम निकलेगा, और प्रत्येक एग्जाम जब निकलेगा ना, तब देखिएगा, एक बार अपने आप से पूछिएगा कैसा अंदर से महसूस होता है, मतलब समझे ना, वैसा फील होगा दोस्तों। अब क्या बोले इसके बारे में, ये सच्चाई तो वही बताएगा, हाँ, जो इस तरह से पढ़ाई करेगा उसी से पूछेगा, और बड़ा ही आनंद आएगा जब रिजल्ट होगा ना। ये जो मेहनत करेंगे, अभी आपको हो सकता है खराब लगे, लेकिन जब मेहनत करेंगे, इसके प्रति इंटरेस्ट जग जाएगा ना, तो फिर मजा आएगा, फिर ये भारी नहीं लगेगा, मजा आएगा, पूरा मजा आएगा पढ़ने में, और सुनेंगे और पढ़े, और जिस दिन नहीं पढ़िएगा ना, उस दिन लगेगा ना पागल हो गए, दूसरा क्या बोले, मतलब पागल की तरह मन लगेगा, लगेगा क्या हो गया है पता नहीं चलेगा आपको, समझ रहे ना। इसीलिए पढ़ाई से इंटरेस्ट लगाइए पहले, फिर क्या आपका कंपटीशन, आपका लाइन लग जाएगा, वो आपको पता नहीं चलेगा किस में हम जॉब करने जाए, समझ रहे ना। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे जो है क्या है, हरमट्टन के बारे में अगर देखा जाए तो दोस्तों ये सहारा रेगिस्तान से उतर करके उत्तर पूर्व दिशा में बहता है, और ये इसका जो प्रकृति है वो क्या है, गर्म और शुष्क है। ध्यान रखिएगा, अरे गर्म जो रहेगा वही तो शुष्क रहेगा ना, क्योंकि उसमें नमी ही नहीं आएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ ध्यान देने बात है दोस्तों कि अगर उत्तर पूर्व दिशा अगर देखा जाए, इधर क्या है, इधर आपका पूरब है, इधर क्या है, पश्चिम है, इधर क्या है, उत्तर है, हाँ, और इधर क्या है, दक्षिण है। दोस्तों वही कहता है, सहारा रेगिस्तान से उतर कर
उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व मतलब समझ रहे हैं, इधर इधर। इसका मतलब दोस्तों हम यहाँ पर सहारा रेगिस्तान ले लेते हैं, सहारा रेगिस्तान, इसका अगर दिशा हम निकालते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा में, यानी इधर जाता है। तो क्लियर हो गया। और कहता है क्या, सहारा रेगिस्तान से गिनी तट की ओर बहता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ ऊपर में कह रहा है उत्तर पूर्व दिशा में, सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में, और यहाँ कहता है क्या, सहारा रेगिस्तान से गिनी तट की ओर। तो गिनी तट कहाँ होगा, यहाँ होगा। गिनी तट कहाँ होगा, यहाँ होगा। इतना तो क्लियर हम बोल सकते हैं। जब दोस्तों यहाँ कहा रहा है कि सहारा रेगिस्तान से उतर कर उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, फिर कहता है सहारा रेगिस्तान से गिनी तट की ओर बहता है। तो गिनी तट दोस्तों इसका मतलब उत्तर पूर्व दिशा में। किसके उत्तर पूर्व में, सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जब ये गिनी तट पर पहुंच जाता है तो इसको वहां पर डॉक्टर हवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉक्टर हवा। जब ये गिनी तट पर पहुंचेगा तो डॉक्टर हवा कहा जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, निम्न में से किस पवन को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है गिनी तट पर? तो बोलेंगे हरमट्टन हवा को। या निम्न में से हरमट्टन हवा को गिनी तट पर किस नाम से जाना जाता है? बोलेगा डॉक्टर पवन के नाम से। क्या, डॉक्टर पवन या डॉक्टर हवा के नाम से। तो इस तरह से आप जब पढ़ेंगे ना, जब क्वेश्चन को क्लियर करेंगे तो बस आपका खेल खत्म है। अरे आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक ना, आइए आगे देखते हैं। क्या है सिराको। सिराको के बारे में अगर देखा जाए तो ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलता है। ध्यान रखिएगा, सिराको पवन सहारा मरुस्थल से उतरकर भूमध्य सागर की ओर चलता है, और इसका जो इसमें धूल बहुत ज्यादा पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सिराको पवन में बहुत धूल पाया जाता है, और ये गर्म हवा होता है, काफी गर्म हवा होता है। ठीक ना, इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों और एक चीज और, जब कोई भी पवन या वायु जब भी किसी समंदर के ऊपर से या महासागर के ऊपर से बहेगा तो उसमें क्या आएगा, नमी आ जाएगा। नमी आ जाएगा तो उसमें भार आ जाएगा। ठीक ना, इस तरह से ये बोलता है क्या, सिराको पवन जो है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर जब प्रवेश करता है या भूमध्य सागर की ओर बहता है, इस तरह से भूमध्य सागर के ऊपर से बहते हुए इटली प्रवेश कर जाता है। जब इटली प्रवेश कर जाता है तो दोस्तों कहता है क्या, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि क्या है अन्य स्थानीय नाम। अन्य स्थानीय नाम में देखा जाए तो खामसीन में जब प्रवेश कीजिएगा, जब यह हवा सिराको पवन सिराको पवन जब मिस्र में प्रवेश करता है तो इसको खामसीन के नाम से जाना जाता है। मिस्र में खामसीन। ठीक ना, यही पवन जब लीबिया प्रवेश करेगा तो गिबिली के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, अगर ट्यूनिसिया प्रवेश करेगा तो चिली के नाम से जाना जाता है। मेंड्रिया में अगर जाएगा तो लेस्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर इटली में जाएगा तो सिराको के ही नाम से जाना जाता है। स्पेन जाएगा तो लेवेक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, बोलेगा क्या, सिराको पवन को ना लीबिया में किस नाम से जाना जाता है? तो बोलेंगे गिबिली के नाम से। या यह हो सकता है कि सिराको पवन को गिबिली के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो बोलेंगे लीबिया में। या यह भी हो सकता है कि लीबिया में गिबिली के नाम से किस पवन को जाना जाता है? तो बोलेंगे सिराको के नाम से। अरे इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करो। देखो एक ही क्वेश्चन को हम 3 टाइप से क्रिएट किया है, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मजा, बहुत ही आनंद आएगा। जैसा कि बोले अभी, मजा ही आएगा। मतलब अगर नहीं पढ़ेंगे ना जिस दिन, पागल की तरफ मन लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ाई करो और आपका सिलेक्शन होना तय है। और मेरे साथ करो, और उम्मीद, आपको यकीन दिलाते हैं हम, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, और जो जितना पढ़ते हैं आप उसको हमेशा कॉपी में नोट करो और आत्ममंथन करो। जब भी आप बैठते हैं उस पर विचार कीजिए। जब आप भूल जाएंगे तो फिर कॉपी से एक बार पलटा के देख लीजिए। इस तरह से वो आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। बोलता है ना, किसी भी चीज को जब अपनाना होता है तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कंटिन्यू देखते रहिए, वो आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से पढ़ाई करो, भूलेंगे ही नहीं, रट्टो मत, भूलना भी नहीं है। ऐसा मेथड अपनाओ। ठीक ना, और उम्मीद करेंगे सारी चीज समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।